हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी कैसी चल रही है स्टूडेंट? अब आज 6 सितंबर है स्टूडेंट, और आपको अच्छे से पता है कि एक वीक आपका आपके पास टाइम बचा है, और इसमें आपको लास्ट आपका टच चल रहा है अपने सिलेबस के साथ। तो इसमें आप पूरा मैक्सिमम अपना एफर्ट लगा दीजिए, जी जान से आप इसमें लग जाइए। फाइनल टच है ये आपका, आपके सिलेबस के साथ में, और इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। आज का जो टॉपिक है मेरा रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स है, इसके बारे में मुझे डिस्कस करना है। रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स। स्टूडेंट, रेस्पिरेशन जो टर्म है, इसका मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल। और इवन हमें एक कंसेप्ट हमारे माइंड में ये बैठा हुआ होता है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ CO2, दैट इज द रेस्पिरेशन। एक्चुअली में ये रेस्पिरेशन नहीं है स्टूडेंट, ये रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है, जिसको ब्रीथिंग हम बोलते हैं। तो ब्रीथिंग में ऐसा होता है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ CO2। यहाँ जो रेस्पिरेशन है, आप जानते हैं कि फूड का ऑक्सीडेशन है। अब फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो उससे क्या है, एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या है, काम करती है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि कोई भी सेल है, ठीक है। अब सेल के अंदर क्या है कि डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर परफॉर्म होते रहते हैं। डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस सेल के अंदर चलते हैं, और इन सम ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। मेटाबॉलिज्म का मीनिंग ही यही है कि द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड ए सेल। क्लियर? अब इन मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के लिए सेल को क्या है, एनर्जी की नीड होती है। क्लियर? और ये एनर्जी आती कहाँ से है? फूड से ये एनर्जी आती है, फूड से ये एनर्जी लिबरेट होती है। और मीन्स, इसका मीन्स ये हुआ कि इस पर्टिकुलर सेल को, किसी की सेल है, प्लांट की, एनिमल की या माइक्रोब्स की, इसको फूड की जरूरत होती है, और ये फूड सेल लेती है और उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसके रिजल्ट एंड से एनर्जी रिलीज्ड होती है, और ये एनर्जी ATP की फॉर्म में क्या है, स्टोर होती है। ये एनर्जी ATP की फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हाई एनर्जी कंपाउंड है, इसकी फॉर्म में ये एनर्जी क्या है, स्टोर्ड होती है। और जब सेल को जैसी भी रिक्वायरमेंट है, इसी ATP का ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसी से पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म सेल में क्या है, परफॉर्म हो जाता है। तो रेस्पिरेशन के बारे में आप ये सोच सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक्चुअली में क्या है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। प्राइमरली इसको कैटाबॉलिक हम बोलते हैं, लेकिन हमें आगे पता लगता है कि जो रेस्पिरेशन है वो एक्चुअली में क्या है, एम्फीबॉलिक पाथवे है। लेकिन प्राइमरली तो क्या है, ये कैटाबॉलिक ही पाथवे है। कैटाबॉलिक है, एक्सर्गोनिक है। रेस्पिरेशन क्या है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, मल्टी स्टेप्ड प्रोसेस है। मल्टी स्टेप्ड प्रोसेस है, एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, और इस प्रोसेस का सीधा मीनिंग है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, मींस फूड का ऑक्सीडेशन, एंड इसके रिजल्ट एंड से क्या होगा कि CO2, वाटर एंड लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, and this energy is stored in the form of ATP। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि रेस्पिरेशन कैसा है, कैटाबॉलिक है, क्योंकि यहाँ पे फूड का क्या है, ब्रेक डाउन हो रहा है। एक्सर्गोनिक है, एनर्जी रिलीज हो रही है, और मल्टी स्टेप्ड प्रोसेस है। मल्टी स्टेप्ड प्रोसेस है ये, मीन्स मैनी स्टेप में ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, माने हर रिएक्शन में
पर्टिकुलर एंजाइम इन्वॉल्व होगा, जिसके रिजल्ट एंड से फाइनली क्या है, एनर्जी रिलीज होगी। और यही टारगेट है हमारा। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है कि इस फूड से एनर्जी को सेपरेट करना और इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इज इट क्लियर? तो आपकी समझ आ गया होगा कि रेस्पिरेशन एक्चुअली में क्या है, कि फूड का ऑक्सीडेशन क्या है, रेस्पिरेशन है, जिसके रिजल्ट एंड से एनर्जी रिलीज होती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ पर जो फूड की मैं बात कर रहा हूं, फूड में आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक एसिड्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ये दोनों एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन क्या है, ये बिल्डिंग मटेरियल है। इवन ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। कुछ स्पेसिफिक केसेस में ऑर्गेनिक एसिड्स भी क्या है, दे ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी। इज इट क्लियर? अब इन सभी न्यूट्रिएंट्स को, इन सभी फूड्स को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का सीधा मीनिंग ये होता है कि सबस्टेंसेस दैट अंडरगो रेस्पिरेशन, मींस इसमें से कोई भी सबस्टेंसेस जिसका ब्रेक डाउन हो रहा है वो क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट उसको बोला जाता है। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकती है, फैट भी हो सकती है और ऑर्गेनिक एसिड्स भी हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट there are two types of respiration. ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेस पर, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेस पर जो रेस्पिरेशन है उसको दो कैटेगरी में हम पढ़ते हैं। एक आता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और एक आता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन is that respiration in which there occur breakdown of carbohydrates, fats and stored proteins और ये stored proteins कहाँ, लेग्यूमिनस सीड्स में। तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को फ्लोटिंग बोलेंगे। यदि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक प्रोटीन, इफ respiratory substrate is structural and enzymatic proteins, then such type of respiration is said to be प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। और ऐसा रेस्पिरेशन स्टूडेंट आप अच्छे से जानते हैं, जस्ट बिफोर डेथ ऐसा ही रेस्पिरेशन होता है। मीन्स आपने स्टूडेंट नेचुरल डेथ को देखा होगा, तो जो नेचुरल डेथ होती है तो उस डेथ में जो इंडिविजुअल है, पर्सन है, वो डेथ से कुछ दिन पहले खाना पीना भी छोड़ देता है, उसको जबरदस्ती हम देते हैं। ठीक है, चम्मच से चाय, दूध या कुछ ऐसा खिलाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन चल रहा होता है बॉडी में, और जब प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाए बॉडी में, तब स्टूडेंट क्या है कि डेथ श्योर होती है। फिर हम बचा नहीं सकते इंडिविजुअल को। ठीक है, तो डेथ फिर पक्का होती है। तो डेथ से जस्ट बिफोर प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन इंडिविजुअल परफॉर्म करता है,
लेकिन करता तब है जब उसकी नेचुरल डेथ होती है ना। तो इसलिए आपने नेचुरल डेथ वाली बॉडी को देखा होगा कि वो बहुत ही वीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन चल रहा है होता है बॉडी में, है ना। और यहाँ आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चरल एंजाइमेटिक प्रोटीन ही जो सेल्स को बना रही है। इवन साइटोप्लाज्म की बात करें तो क्या है? प्रोटीनेशियस फ्लूइड है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? लाइपोप्रोटीनेशियस है, प्रोटीन वहां पर भी है। सेल ऑर्गेनेलीज है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, हार्मोन्स ऑल आर प्रोटीनेशियस। तो आप ये समझ सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन लीड्स टू द डेथ। क्लियर? अब इसके बाद में स्टूडेंट आपको पता है, अब आगे फर्दर इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं रेस्पिरेशन को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दो कैटेगरी में हम कर सकते हैं। भाई हमें ये पता है कि ये जो प्रोसेस है ये सेल के अंदर हो रही है, मीन सेल के अंदर ये फूड मटेरियल है। अब इस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए यदि ऑक्सीजन इसको मिलती है तो इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और यदि इस फूड मटेरियल के ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन नहीं होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन इसको बोला जाता है। माने रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड और रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड। क्लियर? अब एरोबिक रेस्पिरेशन में स्टूडेंट क्या है कि जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट कर रहा है उसका क्या है? कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। ठीक है? एनएरोबिक में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन इसको बोल सकते हैं। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में स्टूडेंट क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। और कितनी एनर्जी रिलीज होती है? वो 36 या फिर 38 एटीपी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। और एनोर्बिक रेस्पिरेशन में लिटिल अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। और यदि इसकी एटीपी में हम काउंटिंग करें तो 2 एटीपी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। तो कितना एनर्जी का डिफरेंस है? तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है पता है आपको? कि यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ है और यहाँ पर पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ है। इज इट क्लियर? यहाँ पे स्टूडेंट आपको पता है कि एंड प्रोडक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 वाटर होता है और यहाँ एंड प्रोडक्ट एल्कोहल है, लैक्टिक एसिड है। ठीक है? ये एंड प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से ये दो कैटेगरी में हम रेस्पिरेशन को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है? अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि रेस्पिरेटरी फूड, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो सबसे अच्छा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू द फैट एंड प्रोटीन्स, सो दे आर द फेवरेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी हम बात करें तो सबसे फेवरेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? ग्लूकोज है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम बात करते हैं ग्लूकोज के ब्रेक डाउन की। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन की बात करते हैं, माने जितना भी कार्बोहाइड्रेट है वो सभी फाइनलाइज्ड, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में, विद द हेल्प ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एमाइलेजेस। क्लियर? तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्टूडेंट एरोबिक रेस्पिरेशन की मैं बात करूं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं, उनके मैकेनिज्म को मैं पढ़ाऊं आप लोगों को। तो देखो सीधा सा ये है कि ग्लाइकोलाइसिस के बारे में सबसे पहले डिस्कस हम करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस हम कह सकते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस माने ब्रेक डाउन। ठीक है? इसका जनरल बेटा आप देख सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस साइटोप्लाज्म। कहाँ होती है ये? साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट होती है। और इस साइकिल को फर्स्टली जो डिस्कवर किया था, 3 साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया था, एम्बेडेन, मेयरहॉफ,
मेयरहोफ एंड पार्नस। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पाथवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे इसको बोला जाता है ड्यू टू द नेम ऑफ द थ्री डिस्कवरर एम्बेडेन, मेयरहोफ एंड पार्नस। क्लियर? अब यदि मैं यहाँ पे एक बात और करूं कि ग्लाइकोलाइसिस कॉमन पाथवे है। कैसा पाथवे है? कॉमन पाथवे है। कॉमन पाथवे का मीनिंग क्या है यहाँ पे? कॉमन पाथवे का यहाँ मीनिंग ये है कि यदि ऑक्सीजन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है और ऑक्सीजन नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तब भी ये परफॉर्म होती है और एब्सेंस है तब भी परफॉर्म होती है। मीन्स दुनिया की कोई भी सेल है, ग्लाइकोलाइसिस तो फिक्स है, सबके अंदर होना है। क्लियर? चाहे वो एरोबिक सेल है या एनएरोबिक सेल है, तो ये तो कॉमन पाथवे है। इज इट क्लियर? अब इस पाथवे को आपको समझना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर? अब मैं यहाँ ग्लाइकोलाइसिस की बात करूं तो स्टूडेंट साइटोप्लाज्म में ये कंप्लीट होती है। और जैसे कि मैं इस पूरे बोर्ड को एक सेल कंसीडर कर सकता हूं और ये इसका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस को आपको देखना है। फर्स्टली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ब्रेकडाउन होता है इसका फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का ब्रेकडाउन होता है फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट में, या इसको हम बिसफॉस्फेट भी बोलते हैं। ठीक है? इसके बाद फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट की स्प्लिटिंग होती है और स्प्लिटिंग से यहां पर दो कंपाउंड बनते हैं 3 कार्बन वाले। एक कंपाउंड का नाम है DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और एक कंपाउंड का नाम है 3PGAL, मीन्स 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। क्लियर? और ये दोनों 3 कार्बन वाले कंपाउंड है। ठीक है? अब 3PGL से फिर बनता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फिर बनता है स्टूडेंट 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फिर बनता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से स्टूडेंट लास्ट में बनता है पायरुवेट, दैट इज पायरुविक एसिड। और ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। क्या है ये? 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज की स्प्लिटिंग स्टेप बाय स्टेप मैनर में हो रही है और हमें ये पता है। अब देखें आप कि ग्लूकोज यहाँ पर क्या है? 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और इसका एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है? पार्टिसिपेट कर रहा है। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल ही रहेगा इसका। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रहेगा इसका भी। और ये भी क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रहेगा। ठीक है? अब आगे इस जो फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट है, इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम एल्डोलेज में अभी डिस्कस कर रहा हूं। और यहाँ पर ये फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड्स में। एक है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एक है 3PGL। एक्चुअली में यहाँ जो फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट है, ठीक है, तो यहाँ आपको पता है कि फ्रक्टोज भी हेक्सो शुगर है,
6 कार्बन शुगर है, तो इसके फर्स्ट कार्बन पे एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और एक फॉस्फेट इसके 6 कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों फॉस्फेट सेपरेट हो जाते हैं। एक फॉस्फेट DHAP के पास आ गया, एक फॉस्फेट 3PGL के पास आ गया, और ये 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड यहाँ पर बन गए। क्लियर। अब 3PGL 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसका फिर हमने ऑक्सीडेशन देखा तो क्या बना, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, और ये सभी कंपाउंड 3 कार्बन वाले कंपाउंड है, ये सभी 3 कार्बन वाले कंपाउंड है। लेकिन स्टूडेंट क्या है एक्चुअली में कि यहां पर जो DHAP है ये भी तो कन्वर्ट होगा ना इसमें, तो ऐसा थोड़े ही है कि ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से पायरुविक एसिड के हमें 1 मॉलिक्यूल ही मिलेगा। भाई एक थोड़े मिलता है, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये DHAP भी 3PGL में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर DHAP इसमें कन्वर्ट हो गया तो 3PGL के अब 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे मेटाबॉलिज्म में, और यहां भी 2 मॉलिक्यूल ही हो जाएंगे, सबके 2-2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। इज इट क्लियर? इसके भी डबल हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल। अब आपको बीच से समझना है। अब देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, इसके लिए क्या चाहिए भाई, एक फॉस्फेट यहाँ पे आ गया, एक ग्लूकोज में एक फॉस्फेट आ गया। कहां से आया? फॉस्फोराइलेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? फॉस्फोराइलेशन हुआ, और मींस ये जो फॉस्फेट है ATP से आया। किससे आया? ATP से, और यहाँ पर ADP बन गया, और एक फॉस्फेट ग्लूकोज से जुड़ गया, ग्लूकोज के 6 कार्बन से फॉस्फेट जुड़ गया, और ये क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। माने हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि ये ग्लूकोज की एक्टिव फॉर्म है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और इस प्रोसेस में जो एंजाइम काम कर रहा है वो हेक्सोकाइनेज कर रहा है। ठीक है, अब हेक्सोकाइनेज क्यों बोला जा रहा है? कि जहां पर भी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है वहां ऑलवेज काइनेज एंजाइम पार्टिसिपेट करता है स्टूडेंट, और ग्लूकोज हेक्सो शुगर है तो इसलिए हेक्सोकाइनेज इसका नाम रख दिया। और इस एंजाइम का एक्टिवेटर मैग्नीशियम आयन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या हुआ कि ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हो गया हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, अब आगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अंडरगो आइसोमराइजेशन, माने अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो गया। आपको पता है कि ग्लूकोज का आइसोमर क्या है? फ्रक्टोज है। तो यहां पे हम एंजाइम दे सकते हैं हेक्सो आइसोमरेज। एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो गया, दैट इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। आफ्टर दैट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट भी इसको स्टूडेंट बोल सकते हैं। अब एक एडिशनल फॉस्फेट इसमें आ गया, वो कहां से आया? वो ATP से आया। तो यहां पर भी एक ATP कंज्यूम होगी फर्स्ट रिएक्शन की तरह, ATP ADP में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एक फॉस्फेट यहां से क्या, यहाँ क्या जुड़ गया फ्रक्टोज के साथ में, और फ्रक्टोज के पहले फॉस्फेट 6 कार्बन पे था, अब फर्स्ट कार्बन पर अटैच हो गया। ठीक है, अब ये फॉस्फेट रिच कंपाउंड हो गया, हाईली एक्टिव कंपाउंड हो गया, और इसकी क्या है, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, किस एंजाइम की प्रेजेंस में? एल्डोलेज की एंजाइम की प्रेजेंस में। मींस यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो जाता है, और ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड में। एक DHAP है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एक है 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। क्लियर स्टूडेंट? और आपको पता है कि ये दोनों भी आइसोमर हैं। ठीक है, और दोनों ही क्या हैं? ट्राइओजेज हैं। ठीक है, तो ट्राइओज काइनेज आइसोमरेज की प्रेजेंस में DHAP भी क्या है? PGL में कन्वर्ट हो गया।
ठीक है, अब इसका एंजाइम क्या होगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इज इट क्लियर? अब इसके बाद स्टूडेंट आप देखिए 3PGL और DHAP, ये दो कंपाउंड बन गए। अब फर्दर 3PGL का ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो स्टूडेंट आपको ये समझना है कि यहाँ पर एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन हो रहा है मीन्स डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है मीनिंग डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, और डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन क्या है, रिमूव हो रहे हैं। अब हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं तो उनको पिकअप करने के लिए हाइड्रोजन एक्सेप्टर चाहिए, और हाइड्रोजन एक्सेप्टर यहाँ पर कोएंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर हैं, और सबसे अच्छा जो कोएंजाइम है वो NAD है। ठीक है, तो ये NAD यहाँ से हाइड्रोजन जो रिलीज होंगे उनको क्या है, पिकअप करेगा। NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, या स्टूडेंट इसको सिंपली हम क्या है NADH2 भी बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे NADH2 में क्या है, रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन का मतलब डिहाइड्रोजनेशन। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि एक फॉस्फेट है यहाँ पे, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में एक फॉस्फेट है, लेकिन यहाँ एक और आ गया। ठीक है, 1 पोजीशन पे और फॉस्फेट आया, वो कहाँ से आता है, तो वो फॉस्फेट स्टूडेंट आता है, कहाँ से आता है, H3PO4 से। ठीक है, कहां से आता है, H3PO4 से आता है। और आप ये समझ लीजिए एक मॉलिक्यूल के लिए एक फॉस्फेट, तो 2 मॉलिक्यूल के लिए डबल हो जाएंगे, एसिड NAD भी क्या है, डबल हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे यहाँ पे रिड्यूसिंग कोएंजाइम के, 2 NADH2 यहाँ पे हमें मिलते हैं। इज इट क्लियर? क्या बन गया, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके बाद में इट अंडरगो ब्रेक डाउन फर्दर। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन आप देखेंगे, और यहां पर अब आप देखेंगे कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मींस फॉस्फेट यहां पे क्या है, रिमूव हो गया है ना, और इस रिमूव फॉस्फेट को ADP तैयार बैठा है पिकअप करने के लिए। ठीक है, और ADP इस रिमूव फॉस्फेट को पकड़ लेगा और ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से एक ATP, तो मॉलिक्यूल 2 हैं तो 2 ATP यहाँ पे हमें डायरेक्ट मिल जाएंगे, और इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, मींस डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम मेटाबोलाइट। क्लियर? इज इट क्लियर? इसके बाद फिर क्या होगा, जो 3PGA है, अब 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे हमें मिले। ठीक है, अब अंडरगो फर्दर ब्रेक डाउन, और यहाँ पर 3PGA 2PGA में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप ही शिफ्ट हो रहा है 3 पोजीशन से 2 पोजीशन पे, और एंजाइम यहाँ पे म्यूटेज काम करता है, म्यूटेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है, जिसके रिजल्ट एंड से 3PGA 2PGA में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? क्लियर? इसके बाद में 2PGA फिर 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम इनोलेज। इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम इनोलेज, माने इनॉल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाता है, जिसके रिजल्ट एंड से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन जाता है। क्या बन जाता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, माने एक मॉलिक्यूल PGA के ब्रेकडाउन से एक मॉलिक्यूल PAPP, और 2 से 2 मॉलिक्यूल PEP। क्लियर? अब जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, फर्दर इट अंडरगो ब्रेकडाउन। ठीक है, और यहां पर भी आप देख रहे हैं फॉस्फेट ग्रुप है, ये भी रिलीज कर देगा फॉस्फेट ग्रुप को, और फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करेगा
तो यहाँ पर भी एटीपी सिंथेसाइज होगा डायरेक्ट फ्रॉम एडीपी। एक मॉलिक्यूल के लिए एक एटीपी तो दो के लिए दो एटीपी। तो स्टूडेंट आप ये देख रहे हैं कि एक यहाँ पे भी सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन हो गया, एक यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन हो गया। मतलब हम पोजीशन की बात करें, क्योंकि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ना 10 एंजाइमेटिक स्टेप प्रोसेस है, तो स्टेप नंबर 7 पर और स्टेप नंबर 10 पर आप देख रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन हो गया है। इज इट क्लियर? आपकी समझ आ रही है ना? तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे एंजाइम का नाम याद रखना इतना डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाने की जरूरत है। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी यहाँ डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आ जाएगा क्योंकि डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे काइनेज एंजाइम, ठीक है, काइनेज एंजाइम आ जाएगा, म्यूटेज, इनोलेज और लास्ट में पीपी काइनेज। ठीक है, लास्ट में एंजाइम आ जाएगा पीपी काइनेज, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट काइनेज एंजाइम, और इसका भी एक्टिवेटर क्या है? मैग्नीशियम आयन है। तो स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं ओवरऑल जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है। अब आपको ये देखना है कि इस प्रोसेस में मिला क्या हमें। ठीक है भाई, लास्ट में हमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट के यहाँ पे हमें मिले। भाई हमने देखो क्या देखा, देखिए ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ पायरुविक एसिड में, और एक मॉलिक्यूल से यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के हमें मिले। ठीक है, अब आप देखिए एटीपी हमें कहाँ कहाँ मिला है, कहाँ कहाँ कंज्यूम हुआ है। देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, तो एक एटीपी यहाँ क्या है, खर्च हुआ। दूसरे स्टेप में कुछ भी नहीं खर्च हुआ, थर्ड स्टेप में फिर एक एटीपी यहाँ कंज्यूम हुआ। इसके बाद में इसके मिडिल फेज में हमें 2NADH2 यहाँ पे मिले। ठीक है, 2 रिड्यूसिंग को एंजाइम यहाँ पे हमें मिले। इसके बाद में 7th पोजीशन पर फिर क्या हुआ, 7th पोजीशन पर हमें 2 ATP मिले, और इसके बाद 10th पोजीशन पर क्या है, 2 ATP हमको मिले। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन 2 जगह पे हुआ था, एक ग्लाइकोलाइसिस की 7th स्टेप पर और एक 10th स्टेप पर। ठीक है, और हर जगह हमें 2 ATP मिले, तो सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन के थ्रू हमें टोटल 4 ATP यहाँ पे मिले। लेकिन हमें ये पता है कि यदि नेट गेन की बात करें ग्लाइकोलाइसिस में, तो नेट गेन यहाँ पे क्या है, 4-2। क्यों? क्योंकि 2 ATP अर्लियर फर्स्ट और थर्ड स्टेप में कंज्यूम हो चुके हैं। तो स्टूडेंट नेट गेन ऑफ ATP कितना हुआ है, 2 ATP, मीन्स 4-2 दैट इज 2 ATP। क्लियर? इसके बाद में ग्रॉस गेन हमें क्या मिला है। ठीक है, ग्रॉस गेन क्या है ग्लाइकोलाइसिस का, तो ग्रॉस गेन में आपको पता है कि हमें ये यहाँ पर रिड्यूसिंग कोएंजाइम भी मिला है। ठीक है, और इस रिड्यूसिंग कोएंजाइम का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो वहां पे हमें ये पता लगेगा कि रिड्यूसिंग कोएंजाइम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिड्यूसिंग कोएंजाइम के एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से 3 ATP जनरेट होंगे, तो 2 मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से क्या है, 6 ATP हमें जनरेट होंगे। तो इसका ग्रॉस गेन जो होगा ग्लाइकोलाइसिस का, वो आप देखेंगे ग्रॉस गेन में भाई 2NADH2 हमें मिल रहा है, लेकिन इसकी एनर्जी का हमें पता कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और ये इक्विवेलेंट होगा 6 ATP के, और 2 ATP हमें नेट गेन हो ही रहा है, तो 6 ATP और प्लस 2 ATP, तो ग्रॉस गेन स्टूडेंट ग्लाइकोलाइसिस में कितना हो गया,
8 एटीपी ग्रॉस गेन हो गया। 2 जगह सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन हुआ, एक पोजीशन नंबर 7 पर और एक पोजीशन नंबर 10 पर सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस का आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, पूरा मतलब एकदम क्लियर कट है, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखिए आप आगे क्या है। अब पायरुविक एसिड यहां पे बन गया। ठीक है, अब पायरुविक एसिड का जो फेट है वो क्या है? अब ये प्रोसेस आपने देखी कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर चल रही है। अब ये पायरुविक एसिड यदि साइटोप्लाज्म में ही रह जाए तो ये एनारोबिक इसका ब्रेकडाउन होगा, मींस फर्मेंटेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। और यदि इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पाथवे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप, मैंने आपको अभी बताया कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन से 2 मॉलिक्यूल यहां पे पायरुविक एसिड के हमें मिले। ठीक है, अब पायरुविक एसिड के आगे यदि ये पायरुविक एसिड इस सेल के साइटोप्लाज्म में ही पड़ा हुआ है, ठीक है, तब तो कोई बात नहीं है, तब तो आगे फिर क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। क्लियर? अब यदि इस पायरुविक एसिड को, आपको पता है कि सेल में साइटोप्लाज्म के अलावा बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल्स भी यहाँ पे क्या है, एग्जिस्ट करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें पता है कि ये एक डिस्क लाइक सेल ऑर्गेनेल्स है और इसकी 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन इसकी अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स डेवलप करती है जिनको हम क्रिस्टी बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब पायरुविक एसिड का फेट डिपेंड करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस पर। यदि इसको ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं मिलती है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम माइक्रोब्स के केस में क्या है स्टूडेंट, फर्मेंटेशन भी बोल देते हैं। यही फर्मेंटेशन है। ठीक है, यही क्या है, फर्मेंटेशन है। और यदि इस पायरुविक एसिड को की एंट्री कहाँ हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। मीन्स यहाँ इसको यदि ऑक्सीजन मिल जाती है तो फिर लिंक रिएक्शन परफॉर्म होता है। क्या होता है, लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन में स्टूडेंट आपको पता है कि जो पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल को एंजाइम ए में। ठीक है, तो लिंक रिएक्शन कहां परफॉर्म होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इवन यहाँ पे स्टूडेंट कुछ साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि जो लिंक रिएक्शन है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस माने पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कुल मिलाकर के। ठीक है, क्लियर? अब माइटोकॉन्ड्रिया में समझ रहे हैं मेरी बात को आप। अब यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम ए ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड है और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन जब होता है माइटोकॉन्ड्रिया में तो यही क्या है, इसी को ही हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। तो स्टूडेंट आपको लोकेशन के बारे में पता लग रहा होगा, ठीक है, कि भाई ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है, फिर पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट होता है, इसी को ही क्या है, लिंक रिएक्शन हम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन या ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। अब फर्दर एसिटाइल कोएंजाइम ए का फर्दर ऑक्सीडेशन एक
साइक्लिक सीक्वेंस में होता है, उसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ परफॉर्म होती है? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। ये माइटोकॉन्ड्रिया का साइटोप्लाज्म, जिसको क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स बोला जाता है। अब स्टूडेंट, हमें यहाँ पर जितनी भी रिड्यूसिंग पावर हमें मिल रही है, रिड्यूसिंग कोएंजाइम मिल रहे हैं, उनका फर्दर ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये स्टूडेंट आप कहाँ देख रहे हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ये कहाँ होती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? परफॉर्म होती है। तो स्टूडेंट, हम ये 4 स्टेप बना सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के। फर्स्ट जो स्टेप है, मैंने आपको बताया कि भाई ये ग्लाइकोलाइसिस है, करा दिया। सेकंड जो स्टेप आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, दैट इज द लिंक रिएक्शन। ठीक है, तो पहला ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में कंप्लीट हो रहा है। दूसरा लिंक रिएक्शन, जिसको ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं, ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही। इसके बाद में थर्ड जो स्टेप स्टूडेंट आप देखेंगे, ये रहा थर्ड स्टेप, क्रेब्स साइकिल। और फोर्थ स्टेप आप देखेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कहाँ होती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये कंप्लीट होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट में बात करूं कि फर्मेंटेशन को यहीं पे मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई एनएरोबिक ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू एल्कोहल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड गैसेस इन द प्रेजेंस ऑफ द यीस्ट, या इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट और अदर माइक्रोब्स इज नॉन एज फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन को स्टूडेंट हमें पता है कि 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं, एक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में स्टूडेंट आप देखेंगे कि यहां पर क्या है? एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल के साथ CO2 के 2 मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, यदि मैं इसको आपको बताऊं तो स्टूडेंट क्या है, ये तो स्टेप आप देख रहे हैं, ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के यहाँ पे बन गए। ठीक है, फिर फर्दर क्या है कि इस पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच acetaldehyde is formed, and after that acetaldehyde undergo reduction and give rise to alcohol in the presence of the enzyme alcohol dehydrogenase। ठीक है, और यहां आप देख रहे हैं कि जब रिडक्शन हो रहा है तो स्टूडेंट जो ग्लाइकोलाइसिस में रिड्यूसिंग कोएंजाइम बन रहा था, वो यूज हो जाता है रिडक्शन में। तो इसलिए जो रिड्यूसिंग पावर है ये यूज हो जाती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। ये क्या है? यूज हो जाती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ये क्या है? यूज हो जाती है। इसलिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑलवेज जो नेट गेन आता है एटीपी का, वो कितना आता है? 2 ATP आता है। आप समझ गए ना? क्योंकि ये जो 2 NADH2 यहाँ पे बने, ये इनका क्या है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, और ये NADH2 फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है NAD+ के अंदर। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? लेकिन लैक्टिक एसिड में हम अब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट के अंदर, कुछ बैक्टीरिया के अंदर, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आप देख सकते हैं कि ये जनरली मिल्क इंडस्ट्री में इसका बड़ा रोल है, और इवन मसल सेल्स के अंदर भी ये लैक्टिक एसिड ही हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन लैक्टिक एसिड के साथ क्या है कि CO2 कभी भी रिलीज नहीं होती है।
ठीक है। और ये भी लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। मतलब लैक्टिक एसिड क्या है, C3H6O3, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ये भी, ठीक है। इज इट क्लियर? लेकिन ये है कि ये दोनों सेपरेट हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन अलग बॉडी में होती है, लैक्टिक एसिड अलग बॉडी में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही बॉडी में दोनों प्रोसेस होती है। इज इट क्लियर? तो ये यहाँ पे एनारोबिक। हाँ, एक बात और स्टूडेंट कि क्या है कि जब जो नेचुरल फर्मेंटेशन है उसमें जब अल्कोहल की कंसंट्रेशन 13% हो जाती है तो ईस्ट सेल डाई करना स्टार्ट कर देती है, मर जाती है ईस्ट सेल, ठीक है। तो फर्दर फिर क्या है, अल्कोहल की कंसंट्रेशन बढ़ नहीं पाती है। नेचुरल फर्मेंटेशन की मैं बात बता रहा हूँ। तो इसलिए जो बियर और वाइन वगैरह हैं, ठीक है, उसमें इतनी परसेंटेज में अल्कोहल होता है, ठीक है। लेकिन बाकी और ब्रांड है वो फिर डिस्टिलेशन पर डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? तो ये इस तरीके से ये हो जाता है। अब आप देखिए नेक्स्ट लिंक रिएक्शन की मैं बात करूं। लिंक रिएक्शन में जाएं तो लिंक रिएक्शन में स्टूडेंट आपको पता है, लिंक रिएक्शन में कि ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करने वाली स्टेप है। तो सेकंड मैकेनिज्म में बात करूं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, that is also known as link reaction। देखिए स्टूडेंट, हमें ग्लाइकोलाइसिस से क्या मिला, पायरुविक एसिड मिला हमें, और पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, ठीक है ना। लेकिन डीकार्बोक्सिलेशन के साथ साथ क्या है, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन भी हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, डिहाइड्रोजनेशन हुआ है, और जिसके रिजल्ट एंड से सबसे पहले यदि मैं डिकार्बोक्सिलेशन की बात करूं तो क्या है, एक CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है, रिलीज हो गया है। हमें पता है स्टूडेंट कि CH3COCOOH ये है एक्चुअली में पायरुविक एसिड, तो यहाँ से ये CO2 रिमूव हो गया, तो क्या बचा, CH3COOH, दैट इज CH3COH, ये क्या है, एसिटाइल, ठीक है। तो 2 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा क्योंकि एक कार्बन तो निकल गया ना, एसिटाइल को एंजाइम ए, और इस रिएक्शन में स्टूडेंट क्या है, को एंजाइम ए भी क्या है, जुड़ जाता है, पार्टिसिपेट कर लेता है। इवन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है वो कौन सा करता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। या सिंपली आप और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन भी इसमें हुआ है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज डीकार्बोक्सिलेज, ये भी आप कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 5 को फैक्टर इसको मिलकर के बनाते हैं इस एंजाइम को, ठीक है। जिसमें आप देखते हैं लाइपोइक एसिड आता है, ठीक है, लाइपोइक एसिड आता है, कोएंजाइम ए आता है, मैग्नीशियम आयन NAD+, ठीक है, ये कोएंजाइम, तो ये सभी क्या हैं, इस कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, या सिंपली इसको पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज डीकार्बोक्सिलेज भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है तो सीधी सी बात है, आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन भी यहाँ पे रिमूव हुए हैं और उनको कैरी करेगा कौन, NAD कोएंजाइम, और NAD यहाँ पे NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। NADH2 या NADH+H+, ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब
यहाँ पे मॉलिक्यूल एक से आप देख रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे हमें मिले, तो डबल अमाउंट हो जाएगा सबका। ठीक है, यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि हमें पता है कि 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, और इसके भी क्या है, हमें 2 मॉलिक्यूल ही यहाँ पर मिलते हैं। तो स्टूडेंट ये लिंक रिएक्शन है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो लिंक रिएक्शन में मेनली पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है, और डिकार्बोक्सिलेशन से 3 कार्बन में से 1 कार्बन यहाँ रिलीज हो जाएगा, तो 2 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा, एंड दैट कंपाउंड इज नोन एज एसिटाइल कोएंजाइम ए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ठीक है, और ये सारा आपको मैकेनिज्म ध्यान रखना है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स या फिर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज डीकार्बोक्सिलेज, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। ठीक है, इज इट क्लियर। अब आपको नेक्स्ट देखना है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए का फर्दर फिर क्या है, ऑक्सीडेशन होना है, और जब एसिटाइल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाए तो समझना चाहिए कि क्रेब्स साइकिल अब क्या है, स्टार्ट हो गई है। तो क्रेब्स साइकिल की जो स्टार्टिंग है स्टूडेंट, वो ऑलवेज एसिटाइल कोएंजाइम ए से होती है, ना कि पायरुविक एसिड से होती है। ठीक है, तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्रेब्स साइकिल की स्टार्टिंग रिएक्शन इसको मान बैठते हैं कि पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, स्टार्टिंग हमेशा एसिटाइल कोएंजाइम ए से होती है। और देखिए स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पर फूड में से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से क्या है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, और कार्बन कार्बन बॉन्ड के ब्रेक होने से एनर्जी आ रही है। ठीक है, हाइड्रोजन हम रिमूव करते चले जा रहे हैं, और जितने हाइड्रोजन हम रिमूव कर रहे हैं उनको आपको पता है कि कोएंजाइम पिकअप कर रहे हैं, और इन्हीं कोएंजाइम का आगे चल कर के ऑक्सीडेशन होता है, और यही हाइड्रोजन हमें फाइनली क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देती है, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ही हम हार्नेस करते हैं, इन्हीं से ही एनर्जी हम निकालते हैं। ठीक है, जिसके रिजल्टेंट से क्या है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यदि एटीपी का फॉर्मेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। यदि एटीपी की फॉर्मेशन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल देते हैं। और यदि एटीपी की फॉर्मेशन स्टूडेंट डायरेक्ट मेटाबोलाइट से हो रही है तो उसको सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन बोल देते हैं। बायोलॉजी के अंदर ये 3 टाइप के फॉस्फोराइलेशन ही आप पढ़ते हैं। ठीक है, एक सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन पढ़ा आपने, ठीक है, जो ग्लाइकोलाइसिस में स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 10 पर आपने देखा। ठीक है, दूसरा फोटोसिंथेसिस में, इसके बाद फोटोसिंथेसिस को मैं स्टडी कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में फोटोफॉस्फोराइलेशन है, वो क्या है कि द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। और थर्ड जो यहाँ पे आप पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में, दैट इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मीन्स द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की मैं बात करूं, क्रेब्स साइकिल में आ जाइए। अब आप क्रेब्स साइकिल की आप ध्यान से सुनिए कि क्रेब्स साइकिल को सबसे पहले ये थर्ड स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन की, क्रेब्स साइकिल। इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था हैंस क्रैब ने, हैंस क्रैब ने डिस्कवर किया था एंड वॉन नोबेल प्राइज फॉर दैट वर्क इन 1953। दिस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज citric acid cycle. This cycle is also known as citric acid cycle because
citric acid is the first stable product of that cycle. This cycle is also known as TCA cycle, means tricarboxylic acid cycle, because citric acid having 3 carboxylic group. ठीक है, सिट्रिक एसिड में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलते हैं, इसलिए इसको TCA साइकिल बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं. दिस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज C6 साइकिल. इसको और क्या बोलते हैं? C6 साइकिल हम बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है दैट इज सिट्रिक एसिड, ये 6 कार्बन वाला है, इसलिए इसको C6 साइकिल भी स्टूडेंट बोल सकते हैं. और ये साइकिल कहाँ होती है? पोजीशन की बात करें तो दिस साइकिल टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. कहाँ होती है? इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. क्लियर? इस साइकिल में क्या होता है स्टूडेंट? इस साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन होता है स्टेप बाय स्टेप मैनर में, और जितने इससे हाइड्रोजन हम निकाल सकते हैं निकालते हैं. क्लियर? इस साइकिल की बात करें हम तो आप सुनिए ध्यान से. सबसे पहले क्या है इस साइकिल में? एसिटाइल कोएंजाइम A is picked up by the 4 carbon compounds, that is oxaloacetic acid. एसिटाइल कोएंजाइम A जो कि 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, it is picked up by the 4 carbon containing compound that is oxaloacetic acid. 4 carbon containing compound, as a result of which 6 carbon containing compound is formed, that is called as citric acid. That is called as citric acid. और इस प्रोसेस में एक्चुअली में क्या है कि कंडेंसेशन प्रोसेस है और यहाँ वाटर का एडिशन और होता है, हाइड्रोलाइसिस, और 4 कार्बन वाला 2 कार्बन वाले दोनों कंपाउंड कंडेंस होकर के 6 कार्बन वाला स्टेबल प्रोडक्ट बना देते हैं जिसको सिट्रिक एसिड बोलते हैं. क्लियर? और ये सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है. सिट्रेट सिंथेटेज. क्लियर? अब सिट्रिक एसिड से बनता है सिस एकोनेटिक एसिड. सिस एकोनेटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड. आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड. ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड. अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड. अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से एक स्टूडेंट सक्सिनाइल कोएंजाइम A. सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड. सक्सिनिक एसिड से फिर फ्यूमेरिक एसिड, और फ्यूमेरिक एसिड से फिर मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड से फिर फाइनली ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. जहाँ से स्टूडेंट हम चले थे वहीं पे पहुँच गए.
क्लियर। अब आप देखें एसिटाइल कोएंजाइम में फर्स्टली कंबाइंड विद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड टू फॉर्म सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, इसके बाद सिट्रिक एसिड अंडरगो डिहाइड्रेशन बाय रिमूविंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म सिस एकोनिटिक एसिड। सिस एकोनिटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बना और इस स्टेप में एकोनिटेज एंजाइम काम करेगा। एकोटिनेज ठीक है। इसके बाद में आइसोसिट्रिक एसिड फर्दर, अब देखिए आप यहां इसका डिहाइड्रोजिनेशन होगा, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन होगा और डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो उसके लिए NAD यहाँ पे काम में आएगा और NAD यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा NADH2 में। क्लियर। और ये भी 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड ये भी 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन and give rise to 5 carbon containing compound, that is alpha ketoglutaric acid. Again alpha ketoglutaric acid again undergo dehydrogenation and also decarboxylation, and it convert into 4 carbon containing compound, that is succinyl coenzyme A। और यहाँ पर भी कोएंजाइम का भी एडिशन हो जाएगा, कोएंजाइम A भी ऐड हो जाएगा और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड फिर कन्वर्ट हो जाएगा 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में, क्योंकि एक कार्बन यहाँ से रिमूव हो गया CO2 की फॉर्म में। इज इट क्लियर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन हो गया तो डिहाइड्रोजिनेशन भी है, और डिहाइड्रोजिनेशन है तो उसके लिए हाइड्रोजन एक्सेप्टर की जरूरत पड़ेगी, मींस NAD की यहाँ जरूरत पड़ेगी और NAD रिड्यूस हो जाएगा NADH2 में, ठीक है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप सक्सिनाइल कोएंजाइम में अंडरगो फर्दर ऑक्सीडेशन एंड गिव राइज टू सक्सिनिक एसिड। और यहाँ स्टूडेंट क्या है, इस पर आप देखेंगे कि यहाँ GTP में कन्वर्ट होगा और GTP स्टूडेंट यू नो इट इज इक्विवेलेंट टू ATP, ठीक है। मींस यहाँ सक्सिनाइल कोएंजाइम A जब सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो GTP यहाँ पे बनेगा, मींस सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन केवल क्रैब साइकिल की इसी स्टेप में आपको देखने को मिलेगा, कहीं और जगह नहीं है सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। इसके बाद में सक्सिनिक एसिड फिर अंडरगो ब्रेक डाउन, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट क्या होगा कि इसका जो एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे एक बात मुझे याद आ रही है स्टूडेंट कि क्रैब साइकिल के सारे एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज विच इज प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, ये प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर। अब सक्सिनेट है और सक्सिनेट का जो फ्रेंड है कोएंजाइम वो क्या है, FAD है। तो यहाँ पर जो FAD है, ठीक है, वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है और ये FADH2 में रिड्यूस हो जाएगा। FADH2 में क्या है,
रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद में फ्यूमेरिक एसिड फिर मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है एंड एट लास्ट फिर जो डिहाइड्रोजिनेशन है वो मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की स्टेप में आप देखेंगे कि यहाँ पर भी फर्दर स्टूडेंट क्या होगा कि NADH2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, और यहाँ पे एंजाइम फ्यूमेरेज। एंजाइम तो आप सबस्ट्रेट के बेस पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट एक बात है, ये आपकी टोटल क्रेब्स साइकिल है। क्रेब्स साइकिल आप देख रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि जी क्रेब्स साइकिल में होता क्या है। अरे क्रेब्स साइकिल में दो ही प्रोसेस आप देख रहे हैं, एक डीकार्बोक्सिलेशन और एक डिहाइड्रोजिनेशन। भाई क्रेब्स साइकिल का सही में मीनिंग क्या है कि इसमें डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। और आप यहां पे देखेंगे कि 3 प्लेस पर, ठीक है, 3 प्लेस पर NADH2 में रिड्यूस हो रहा है। नंबर वन प्लेस, नंबर 2 प्लेस, नंबर 3 प्लेस, और एक प्लेस पर आप देख रहे हैं कि FADH2 में रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो 4 डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होते हैं क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, और 2 डीकार्बोक्सिलेशन है सक्सेसिव। ठीक है, एक डीकार्बोक्सिलेशन तो ये रहा और एक डीकार्बोक्सिलेशन ये रहा। क्लियर स्टूडेंट? तो ओवरऑल क्रेब्स साइकिल में आप देख रहे हैं कि 4 तो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होते हैं और 2 डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होते हैं। ठीक है, अब एक बात मेरी आप समझिए कि यहां पर मैं आपको एक ट्रिक यहां पे बता रहा हूं। इवन स्टूडेंट आप सब जानते हैं, सबने ट्रिक पढ़ी है, कोई ने क्या पढ़ी है, किसी ने क्या पढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक ये बताने जा रहा हूं। ठीक है, कि देखिए 4 डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हुए हैं यहाँ पे और 2 डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुए। ठीक है, तो पोजीशन नंबर 3, 5, 9 पर आप देखेंगे कि NADH2 में रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, 6 पोजीशन पर GDP से GTP बन रहा है, मीन्स यहाँ सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन आप देख रहे हैं। 7th पोजीशन पर आप देख रहे हैं कि FADH2 में रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो जहां आप देख रहे हैं डिहाइड्रोजिनेशन है वहां तो आप डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगा दीजिए, लेकिन जहां GTP है, ठीक है, वहां पे सक्सिनाइल थायोकाइनेज, ठीक है, सक्सिनाइल थायोकाइनेज एंजाइम यहाँ पे क्या है, काम करेगा, सक्सिनाइल थायोकाइनेज। बाकी में डिहाइड्रोजिनेज, फर्स्ट स्टेप में सिट्रेट सिंथेज, सेकंड थर्ड स्टेप में एकोटिनेज एंजाइम यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो ये सारे एंजाइम इसके हो गए। रटना बिल्कुल नहीं है, केवल आपको समझना है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यही तो हमें मिल रहा है भाई। क्रेब्स साइकिल में आप देखिए इतनी लॉन्ग प्रोसेस है, एक लॉन्ग मेटाबॉलिज्म है, और आप उसमें ये देखिए कि मिल क्या रहा है। यदि हम डायरेक्ट बात करें तो एक ATP मिल रहा है एक टर्न से, एसिटाइल कोएंजाइम के एक टर्न से हमें केवल एक ही ATP मिल रहा है। तो 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 टर्न हो जाएंगे, 2 ATP। इतनी तगड़ी प्रोसेस है और 2 ATP मिले। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जो रिड्यूसिंग कोएंजाइम है ना, इन्हीं के पास पोटेंशियल है,
इनके पास हिडन पोटेंशियल है, और इस पोटेंशियल के बारे में हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पता लगता है कि 1 NADH2 is equivalent to 3 ATP and 1 FADH2 is equivalent to 2 ATP। तो हमें यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट कि एसिटाइल कोएंजाइम ए के एक मॉलिक्यूल से एक बार में क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है भाई, 3 NADH2। ठीक है, एक बार में क्या मिल रहा है, 3 NADH2 एक टर्न में, ठीक है, और 1 FADH2, 1 GTP एक टर्न में मिल रहा है। तो दो टर्न में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 6 NADH2, 2 FADH2 और 2 GTP। क्लियर। और स्टूडेंट ये सभी जो रिड्यूसिंग कोएंजाइम है NADH2 FADH2, इनके बारे में हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पता लग जाता है कि एक NADH2 3 ATP के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर कितने ATP हो गए, 18 ATP, ये 2 ATP के 4 ATP और ये 2 GTP है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 ATP। तो 84 22 एंड 2 24, तो 24 ATP हमें क्रेब्स साइकिल से मिल जाते हैं, जबकि एक टर्न में 12 ATP मीन्स, या हम ये कह सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए के ऑक्सीडेशन से 12 ATP हमें मिलते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम के ऑक्सीडेशन से 24 ATP हमें यहाँ पे मिलते हैं। इज इट क्लियर, बात आप समझ गए, ठीक है। अब स्टूडेंट ये अब देखो, एक जो ट्रिक मैंने बना रखी है, इवन जो मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया हुआ है वो तो अच्छे से जानते ही हैं कि क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ऑफर्स अल्फा स्मार्ट सेक्रेटरी फॉर मेंस ओनली, ठीक है, ये ट्रिक है। और इसमें मैंने जो पोजीशन बना रखी है यहाँ पे 359, ये 0 पोजीशन है, पहली वाली जो आप देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप ये है, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो थर्ड पर NADH2 में रिड्यूस हो रहा है और फिफ्थ पर NADH2 में रिड्यूस हो रहा है, और लास्ट में 9 पोजीशन पर NADH2 में रिड्यूस हो रहा है, 6 पोजीशन पे आप GDP में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और 7th पोजीशन पर FADH2 में क्या है, कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और स्टूडेंट इसके बाद मुझे नेक्स्ट टाइम आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्कस कराना है, और जल्दी ही मैं ये लेक्चर लेकर के आऊँगा। आप ये पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग मुझे दिख रहा है, तो नेक्स्ट उसमें इसको मैं ले करके आपको कंप्लीट करा दूंगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सी यू अगेन।